यूरोप के राष्ट्रवाद के विकास के क्रम में अब हम इस अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मॉड्यूल 4 जो है, किस प्रकार जर्मनी का एकीकरण होता है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि मुख्य भूमिका जो जर्मनी के एकीकरण में आती है ऑटो वन बिस्मार्क की, जिसे दी ब्रेन ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन भी कह सकते हैं। वह प्रशा का प्राइम मिनिस्टर था और वह इस पर विश्वास करता था कि जो रियल पॉलिटिक्स है वह यह है कि जो हम करेंगे शासन वही रियल पॉलिटिक्स होती है, और वास्तविक राजनीति रियल पॉलिटिक्स ब्लड एंड आयरन, इस पर वह आधारित था। उसका मानना था इट इज़ नॉट बाई स्पीचेस एंड मेजॉरिटी रिवोल्यूशन दैट द ग्रेट इशू ऑफ द डे विल बी डिसाइडेड बट बाय ब्लड एंड आयरन। वो ये कहता था कि कोई भी जो बातें निर्णय हैं, जो कोई भी शक्ति है या जो कोई भी शासन है, वह केवल बातों से, भाषण से या बहुमत से या केवल क्रांति से नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें बल प्रयोग करना पड़ेगा, और इसी के लिए उसने लौह और रक्त की नीति का बात कही कि हमें इस नीति को फॉलो करना है। और यह विचार कहीं ना कहीं मैकियावेली के कथन पर आधारित है कि जो पावर होती है, वह शक्ति होती है, वही किसी भी चीज़ को सही और गलत का डिसीजन यानी निर्णय देती है। और यही रियल पॉलिटिक्स है कि जो सही क्या है गलत क्या है, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पास पावर है अथवा नहीं। तो इसी में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कैसे जर्मनी में एकीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले होती है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से। फ्रैंकफर्ट असेंबली में जनप्रतिनिधि इकट्ठा होते हैं 1848 में, और वे विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि थे, राजकुमार थे या राजा थे। और वो लोग इस बात के लिए इकट्ठा होते हैं कि हम लोग एक जर्मनी के लिए गणराज्य बनाने के लिए एक संविधान बनाएंगे, और वहाँ पर डिस्कस होता है। और ये सब काम गतिविधियाँ फ्रैंकफर्ट जगह पर होती हैं, और इसे फ्रैंकफर्ट सम्मेलन या फ्रैंकफर्ट कांग्रेस का नाम दिया जाता है। आप चित्र में देख रहे हैं कैसे लोग एकत्रित होकर के जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रैंकफर्ट संसद में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यह सम्मेलन आप देखेंगे कि बड़े जोश खरोश से शुरू हुआ, और लेकिन इसका रिजल्ट शून्य रहा। जैसे कि बाद में आपके बिस्मार्क ने कहा कि केवल बातचीत से हम एकीकरण नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते। और 1848 में शुरू यह सम्मेलन जो फ्रैंकफर्ट शहर के सेंट पॉल चर्च में हुआ था, इसमें एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना के लिए बातचीत हो रही थी, बहस हो रही थी। और बहस और बातचीत का अंतिम रिजल्ट उस समय सामने आ गया जब प्रशा के राजा विलियम को वैधानिक प्रमुख बनाने की बात कही गई कि उसे इस गणतंत्र का या संविधान बनाने के लिए जो गठित कमेटी है उसका मुखिया बना दिया जाए। तो उसने इसका अपोज किया, विरोध किया। उसका विरोध की वजह ये थी कि उसे कोई पावर तो दी नहीं गई, और केवल उसे अध्यक्ष बनाने की बात कही गई। इस तरह से यह सम्मेलन जिस पे इतने सारे प्रतिनिधि इकट्ठे हुए थे असफल हो गया, और जो संविधान बनाने की बात कही जा रही थी वह कहीं ना कहीं अधूरी रह गई। जब ये चीज़ें हो गई तो जर्मनी के एकीकरण के कार्य को आगे शुरू करने का श्रेय ऑटोमन एम्पायर बिस्मार्क ने शुरू किया। उसने आयरन एंड ब्लड पॉलिसी का आगे बढ़ाते हुए दूसरे राज्यों को जीता, और शक्ति के द्वारा, पावर के द्वारा, सेना के अभियान के द्वारा जर्मनी के एकीकरण की गति को तेज किया। और इस तरह से उसने निर्वाचित संस्थाओं को या राजाओं को या राजतंत्रों को कुचल करके शक्ति के द्वारा एकजुट किया, और इस तरह से जर्मन एक देश के रूप में, गणतंत्र के रूप में बन करके सामने आता है। यहाँ पर जो मेन चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इटली जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका क्या है। तो बिस्मार्क
की जो भूमिका हम लोग बताते हैं कि जब फ्रैंकफर्ट संसद असफल हो गया तो यह निश्चित हो गया कि सैन्य कार्रवाई ही एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने का अंतिम विकल्प हो सकता है। जर्मनी के एकीकरण के प्रक्रिया को पूरा करने का श्रेय जैसे कि बताया जाता है कि ऑटोमन बिस्मार्क को दिया जाता है, और कई युद्धों के बाद एक लंबे प्रकरण के बाद 1871 में जर्मन गणराज्य की स्थापना के लिए सभी लोग इकट्ठा होते हैं और शीश महल जर्मन में हॉल ऑफ मिरर में इकट्ठा होते हैं और बिस्मार्क के नेतृत्व में कैसर विलियम चतुर्थ को वहाँ का राजा घोषित किया जाता है। तो इस तरह से यह कार्य पूरा होता है। इसमें जो मुख्य भूमिका आपके बिस्मार्क की बताई जाती है, उसने जो कार्य किया लौह रक्त की नीति, जिसको बाद में आने वाले समय में कहा गया, युद्ध का रास्ता अपनाया और इस तरह से अंतिम रूप से प्रसा और जर्मनी के रूप में गठित होता है। उसने आसपास के सभी क्षेत्रों को, डेनमार्क हुआ, फ्रांस हुआ, और इन सबको एक लंबे युद्ध में पराजित किया। तो हम लोग देख रहे थे किस प्रकार से जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। तो इसमें दो चीज़ें मुख्य रूप से हम लोग समझेंगे। पहला तो फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में, और दूसरा जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका क्या है। अब नेक्स्ट मॉड्यूल यूरोप के एकीकरण में राष्ट्रवाद के विकास में आता है। ब्रिटेन किस प्रकार से एक गणदेश बनता है। शुरू में ब्रिटेन इंग्लैंड का एक भाग होता था, इंग्लैंड राज्य होता था, जो कि यूनाइटेड किंगडम बाद में बनता है, ग्रेट ब्रिटेन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। इसके 4 जनजातीय समूहों में बटा हुआ था, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड। ये एक लंबे प्रक्रम के बाद संयुक्त होकर के युद्ध के द्वारा और अन्य राजनीतिक समझौतों के अंतर्गत ये सब बनते हैं। यहाँ पर जो मुख्य बात कही जाती है कि ब्रिटेन के एकीकरण में या यूनाइटेड किंगडम बनने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका को हम लोग महत्व देते हैं। तो वैसे तो ब्रिटेन में सभी बहुत सारे लोगों का नाम बता सकते हैं, लेकिन जो नेल्सन के बारे में बताया जाता है कि जिसने फ्रांस के नेपोलियन को युद्ध में हराने में मुख्य भूमिका निभाई थी। ट्रफेगलर का युद्ध होता है जिसमें, और ट्रफेगलर के युद्ध में नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ता है, और उस युद्ध में जो उसका कमांडर होता है नेल्सन, उसके रोल को सबसे महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाता है। उसका वो अंतिम शब्द जो उसने अपने मरने के पूर्व, युद्ध में घायल होने के पूर्व कहे थे, नाउ आई एम सेटिस्फाइड, थैंक गॉड आई हैव डन माई ड्यूटी, विक्ट्री एट द बैटल ऑफ ट्रफेगलर वुड नेवर इनवेड ब्रिटेन। उसका ये अभिप्राय था कि मुझे इस बात से संतुष्टि है और मैं उस ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि जिसने इस बात का अवसर दिया कि नेपोलियन अब कभी भी आने वाले समय में ब्रिटेन को नहीं जीत सकता है, और इस तरह से ब्रिटेन जीत करके ब्रिटेन को जीतने का अवसर मिलता है। उसका जो नायक नेल्सन युद्ध में घायल हो जाता है और उसकी उसी समय डेथ हो जाती है, तो एक प्रकार से वह वहाँ के लिए हीरो के रूप में है। यह नेल्सन के आखिरी शब्द कहे जाते हैं, जिसने देश को, राष्ट्र को सबसे सर्वोच्च प्रमुखता दी, अपनी जान गंवा करके भी देश को बचाया, देश को जिताया। और 21 अक्टूबर 1805 को नेल्सन ने 4:30 बजे मृत्यु के पूर्व ये अंतिम शब्द कहे थे, और इस तरह से ब्रिटेन के लिए वह एक हीरो बन गया, हीरो के रूप में उसे मान्यता दी गई। अब कैसे ब्रिटेन का फ्लैग डेवलप होता है, तो हम देखते हैं कि इंग्लैंड का फ्लैग है, फिर उसमें से जुड़ता है आयरलैंड का फ्लैग, फिर इस तरह से स्कॉटलैंड का फ्लैग, और इन सब को मिला करके हम चित्र में देख सकते हैं कैसे 1, 2 और 3 और अंत में ग्रेट ब्रिटेन के फ्लैग को जोड़ा जाता है। तो ग्रेट ब्रिटेन के एकीकरण की प्रक्रिया इस तरह से पूरी होती है। यहाँ पर जो हमें सबसे ज़्यादा देखना है कि ग्रेट ब्रिटेन
का जो एक राष्ट्र के रूप में विकास होता है, यह शेष यूरोप से बिल्कुल भिन्न है। अन्य देशों में जिस तरह क्रांतियाँ हुई उस तरह से कुछ ब्रिटेन में नहीं होता है। ब्रिटेन 4 राज्यों से बना जरूर है, लेकिन वहाँ पर उस तरह के प्रक्रिया नहीं है। तो ये कहा जाता है कि ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का विकास शेष यूरोप से अलग था। अलग इन द सेंस कि यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस थी। इसमें सडनली कुछ नहीं हुआ, एकाएक ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक दिन में ऐसा हो गया कि ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम एक राष्ट्र बन गया, कोई एक क्रांति हुई, ऐसा नहीं है। और कोई एक हीरो भी नहीं उसका बता सकते, नायक जिसको कि हम बता सके। जैसे फ्रांस में नेपोलियन थे, इटली में आपका मैजनी बता सकते हैं, या आपके जर्मनी में आप ऑटोवान बिस्मार्क को बता सकते हैं। तो ब्रिटेन में ऐसा किसी एक व्यक्ति को पर्टिकुलर हम नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पर अब अगर हम एक क्रम से कहें कि ब्रिटेन में क्या होता है, कैसे घटनाएं होती हैं, तो कोई आकस्मिक घटना नहीं थी ये राष्ट्रवाद का विकास। इंग्लैंड के 1668 के रक्तहीन क्रांति के द्वारा वहाँ के राजा से वहाँ की शक्तियों को संसद ने ले लिया, और ब्रिटेन में 1707 में स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया। 1801 में आयरलैंड को ब्रिटेन में शामिल कर लिया गया, और इस तरह से ब्रिटेन को एक नया नाम दिया गया। यूनियन जैक को राष्ट्रध्वज बनाया गया, और राष्ट्रगान के रूप में गॉड अवर नोबेल किंग, गॉड सेव अवर नोबेल किंग को स्वीकार किया गया। इस तरह ब्रिटेन एक दुनिया में एक अनोखा देश बन गया जिसने गणतंत्र को, लोकतंत्र को तो स्वीकार किया ही, साथ ही राजतंत्र को बनाए रखा। राजतंत्र को नष्ट नहीं किया, वहाँ के राजा रानी महारानी बने रहे और उनको मान्यता दी गई। तो इस तरह से ब्रिटेन के राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया का यह अध्याय पूरा होता है। अब हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल जो पढ़ेंगे 6 मॉड्यूल में बाल्कन तनाव, बाल्कन क्षेत्र कैसे एक संघर्ष का क्षेत्र बन जाता है। बाल्कन वह क्षेत्र था जो कभी ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा होता था, ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा होता था। यह साम्राज्य बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था और यूरोप के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक ये फैला हुआ था। ये इसके शासक जो होते थे वह तुर्की के खलीफा होते थे और इस्लाम जगत के गुरु कहलाते थे, रिलीजियस लीडर होते थे। और ये ऑटोमन एम्पायर साम्राज्य धीरे धीरे बिखरना शुरू हो जाता है क्योंकि कमज़ोर हो चुका होता है, कमज़ोर होने के कारण, और यह छोटे छोटे देशों में बढ़ गया। तो ऑटोमन एम्पायर के जो क्षेत्र है जिस पे हम लोग बाल्कन समस्या, बाल्कन तनाव के नाम से भी जानते हैं, स्लाव देश कहा गया है। इनमें मुख्य रूप से युगोस्लाविया, रोमानिया, हंगरी और बुखारेस्ट, यूनान, ये सारे देश आते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से स्लाव कहा जाता है। इनका जो यहाँ की आबादी थी वह या तो पर्शियन थी, और यहाँ के जो रूलर ऑटोमन एम्पायर होते थे वह इस्लाम से जुड़े हुए थे। तो यह एक विरोधाभास था। जब ऑटोमन एम्पायर कमज़ोर पड़ता है तो यह बिखरने लगता है, और यही बिखरना है बाल्कन टेंशन, बाल्कन रीजन में संघर्ष का पृष्ठभूमि बनाने लगता है। और वो जो उसके अधीन क्षेत्र होते हैं धीरे धीरे स्वतंत्र होकर के देश बनने लगते हैं। सबसे पहले यूनान बनता है और फिर उसके बाद अन्य देश अलग हो जाते हैं। क्रोशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, बोस्निया, ये सभी अलग अलग देश के रूप में स्वतंत्र हो जाते हैं। इन सब के बीच में ये जो भूमिका आती है साम्राज्यवादी देशों की, जिसमें ब्रिटेन, रूस की मुख्य भूमिका आती है, जो इन देश क्षेत्र में राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ाने में, उकसाने में मदद करते हैं, लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि वह क्रांति करें और अपने आप को अलग देश के रूप में बनाएं। इसके पीछे धार्मिक आधार को बनाया गया और ये कहा गया कि ब्रिटेन ने जैसे मदद की यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में कि वहाँ की आबादी क्रिश्चियन है और हम क्रिश्चियन धर्म को बचाएंगे, चूँकि खलीफा इस्लाम का सर्वोच्च लीडर है, इसलिए वहाँ के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। तो इस तरह बाल्कन टेंशन और ऑटोमन साम्राज्य बिखर जाता है। बाल्कन टेंशन से नए नए देशों का जन्म होता है। आप इस क्षेत्र में इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं
कि कैसे बाल्कन को एक बड़े अजगर के रूप में दिखाया गया और साम्राज्यवादी शक्तियों जैसे ब्रिटेन रूस को एक गिद्ध के रूप में दिखाया गया है जो चारों ओर से बैठी हुई है। तो उस अजगर में अब इतनी पावर नहीं है कि वह इनका मुकाबला कर सके और ये लोग उसको टुकड़े टुकड़े करके बांट करके खा लेना चाहते हैं, ताकि क्योंकि वो कमज़ोर हो चुका। तो इस चित्र के माध्यम से बाल्कन समस्या को बहुत अच्छे से दर्शाया गया, समझाया गया है। तो बाल्कन समस्या और ऑटोमन एम्पायर को एक दूसरे से जोड़ करके देखा जाता है। तो यही बाल्कन समस्या वास्तव में आगे चल के प्रथम विश्व युद्ध का कारण भी बनता है। अब मॉड्यूल जो 7 सबसे लास्ट मॉड्यूल है, हम इस पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से विजुलाइजिंग ऑफ द नेशंस नारी के रूप में राष्ट्र का रूपकीकरण किया जाता है, मानवीकरण किया जाता है। जर्मनी में जर्मेनिया का और फ्रांस में मैरियाना का। आप चित्र में देख सकते हो कि कैसे जर्मेनिया की कल्पना की गई है, जो हाथ में तलवार लिए हुए है, और जर्मनी का झंडा लिए हुए है, जिसके सर में ओक का मुकुट लगा हुआ है। और एक दूसरे चित्र को आप देख सकते हो कि कैसे तलवार लेकर के जाते हैं युद्ध के लिए जर्मेनिया। राष्ट्र के मानवीकरण में नारी रूपक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये दोनों ही जर्मेनिया और मैरियाना राष्ट्र के प्रतीक बन जाते हैं और दोनों अलग अलग चीज़ों में अपने अपने काम को करते हैं। जर्मेनिया हाथ में तलवार लिए जो कि वीरता का प्रतीक है, ओक का मुकुट पहने हुए है। मैरियाना के एक हाथ में मसाल है और दूसरे में किताब है जो कि ज्ञान का प्रतीक है। मैरियाना के चित्र चौराहों पर और डाक टिकट पर मूर्तियाँ लगाई जाती हैं। मैरियाना की चित्र को आप देख करके समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता का प्रतीक बन जाती है। जगह जगह इसकी मूर्तियाँ लगती हैं, सिक्कों पर इसके चित्र दिखाए जाते हैं। राष्ट्र ध्वज में स्वतंत्रता समानता इसको दिखाते हुए बताया जाता है। और वहाँ का जो राष्ट्रगीत फ्रांस का है, ला मार्साइल, उसमें भी मैरियाना को दिखाया जाता है। मैरियाना के अलग अलग चित्रों को हम देख सकते हैं जो कि वहाँ की राष्ट्रीय भावनाओं को प्रदर्शित करती है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे जर्मेनिया को और मैरियाना को नारी रूपक के रूप में व्यक्त किया जाता है। लोगों के लिए वह केंद्र बनती है, मानवीकरण का एक्सप्रेशन, प्रेरणा स्रोत का। ए सिंबल ऑफ द पावर ऑफ द रिलेशन, महिला को सफलता के सूत्रधार माना जाता है। और इस तरह से हम लोग देखेंगे कि मैरियाना और जर्मेनिया राष्ट्र के महिला रूपक के रूप में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती हैं।